उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के अंतर्गत एक थाना मेनाठेर थाना पड़ता है और इसी मेनाठेर थाने के अंतर्गत एक मिलक मेनाठेर गांव पड़ता है और इसी गांव में जो है एक आले हसन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। आले हसन की पत्नी उसके साथ रहती थी, उसके 6 बच्चे भी उसके साथ ही रहते थे। अब बीती शनिवार को यानी कि 31 मई को जो आले हसन की छोटी बेटी जिसका नाम शायरा होता है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वह अपने घर पर यह बोलकर निकलती है कि वह बकरियों के लिए चारा लेने के लिए खेतों पर से घास काटने के लिए जा रही है। अब शायरा इस बात को बोलकर जो है अपने घर से निकल जाती है, लेकिन वह शाम को लौटकर घर वापस नहीं आती है, जिससे कि जो आले हसन होते हैं और जो उनकी पत्नी होती है और जो बाकी के बच्चे होते हैं, वह काफी ज्यादा परेशान हैरान होने लगते हैं कि आखिरकार शायरा गई कहां पर है। वह तो बकरियों के लिए चारा लेने के लिए गई थी और वापस लौटकर नहीं आई है। तो यहाँ पर आले हसन किसी और को ना बताते हुए अपने परिवार के साथ ही अपनी छोटी बेटी शायरा को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है और शायरा जो होती है वह आले हसन और उसके परिवार को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आले हसन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जो है 1 जून 2025 का समय यानी कि 1 जून की सुबह का समय आ जाता है और जब आले हसन की पत्नी जिसका नाम सफीना होता है, वह अपनी बेटी शायरा को ढूंढते ढूंढते नवादा रोड स्थित मंदिर के पास एक मक्का के खेत पर पहुंचती है। तो वह जैसे ही उस मक्का के खेत में अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है, तो जो शायरा होती है वह पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है और वह मृत अवस्था में पड़ी हुई होती है, जिससे कि जो शायरा की माँ सफीना होती है वह काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत चीखते चिल्लाते हुए गांव में पहुंचती है। और गांव में पहुंचकर जैसे ही गांव वाले लोग इस सफीना को ऐसे रोते चिल्लाते हुए देखते हैं, तो वह उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर जो सफीना होती है वह गांव वालों को बताती है कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे एक मक्का के खेत में पड़ी हुई है और वह पूरी तरीके से खून से लथपथ है। दोस्तों, यहाँ पर जो आले हसन था उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। वह सोच रहा था कि शायद उसकी बेटी जो है जल्द ही वापस घर लौटकर आ जाएगी और इसी के चलते जो आले हसन था उसने अपनी बेटी को जो है ढूंढना शुरू किया था, लेकिन उसने पुलिस में जानकारी नहीं दी थी। अब जब शायरा की लाश जो है मक्का के खेत में मिलती है, तो वहां पर जैसे ही गांव के लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है, तो तुरंत गांव के सभी लोग जो है उस मक्का के खेत पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह शायरा के देखते हैं, तो वह जो है पूरी तरीके से खून से लथपथ, उसके कपड़ों पर जो है बहुत सारे जो है जैसे किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किए गए हैं ऐसे निशान होते हैं। दोस्तों, इस बात की जानकारी अब पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी एक लड़की के मृत होने की खबर सुनकर जो है तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले अपने साथ एफएसएल की टीम को लाते हैं और जो जरूरी एविडेंस होते हैं एफएसएल की टीम उसे अपने पास कलेक्ट करती है और इसके साथ ही पुलिस वाले शायरा के सबको अपने कब्जे में लेकर उसकी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले जो है शायरा के घर वालों से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है। तो वह शुरुआत में तो अपनी बेटी शायरा की उम्र नाबालिग बताते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले सही से तफ्तीश करते हैं तो वहां पर पुलिस वालों को पता चलता है कि शायरा की उम्र 20 साल है। अब पुलिस वाले शायरा के घर वालों से, उसके माता पिता से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से रंजिश है या किसी से लड़ाई हुई हो या कोई तुम्हारा दुश्मन हो। तो यहाँ पर जो शायरा की माँ सफीना होती है वह पुलिस वालों को बताती है कि हमारी बेटी जो शायरा है उसके पीछे इस हमारे ही गाँव जो मिलक मेनाठेर गाँव का एक रफी नाम का लड़का हमारी बेटी के पीछे काफी पड़ा हुआ था और हमारी बेटी को वह अक्सर परेशान करता था और कहता था कि तुम्हें जो है मुझसे ही शादी करनी है। और इसी कारण जो है जो हमारी बेटी शायरा थी वह उस रफी नाम के लड़के से काफी परेशान थी और उसने कई बार उसको डांटा भी था, लेकिन रफी हमारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा था और रफी ने एक बार हमारी बेटी को मारने की धमकी भी दी थी। अब जैसे ही पुलिस वाले इस रफी नाम के लड़के के बारे में जिक्र सुनते हैं तो पुलिस वाले इस रफी नाम के लड़के के घर जाते हैं, लेकिन यह घर पर नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले रफी के घर वालों के ऊपर और रफी के ऊपर जो है दबिश बनाना शुरू करते हैं और इस डेड बॉडी के मिलने के कुछ ही घंटों बाद ये जो रफी नाम का लड़का होता है यह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले जो है इस लड़के को पकड़कर जब इसके साथ पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में यह रफी नाम का जो लड़का होता है यह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, तरह तरह की कहानियां बताता है, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से बात करते हैं तो यह टूट जाता है और यह पुलिस वालों को सही जानकारी देता है। यहाँ पर
जो शुरू में लग रहा था कि जो ये रफ़ी है यह सायरा को परेशान करता था, और जब रफ़ी पुलिस वालों को पूरी कहानी बताता है तो यह केस पलट जाता है। दोस्तों यहाँ पर रफ़ी पुलिस वालों को बताता है कि जो सायरा थी और जो रफ़ी था, इन दोनों के बीच जो है काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनकी फोन पर बातें होती रहती थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सायरा जो है रफ़ी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। और रफ़ी इसी चक्कर में जब सायरा के ऊपर नजर रखना शुरू करता है तो रफ़ी को पता चलता है कि जो सायरा वह किसी अन्य दूसरे लड़के के साथ जो है कांटेक्ट में है, उससे बातचीत करती है, जिससे कि जो रफ़ी होता है वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। और वह जब सायरा से इस बारे में पूछताछ करता है तो सायरा यहाँ पर बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। और इसके बाद जो सायरा होती है वह रफ़ी से बात करना धीरे धीरे बंद कर देती है। दोस्तों यहाँ पर जो रफ़ी था, जब पुलिस वालों ने रफ़ी को पकड़ा था तो रफ़ी के पास से 2 फोन बरामद होते हैं। एक तो रफ़ी का फोन होता है और दूसरा सायरा का फोन होता है, और सायरा का जो फोन था वह कीपैड वाला फोन होता है। अब पुलिस वाले जब इन दोनों फोन की जो है कॉल डिटेल को देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि जो सायरा और रफ़ी थे इनके बीच जो है काफी लंबी लंबी बातें होती थी और ये जो है काफी ज्यादा बातें भी करते थे। अब पुलिस वाले जो है जब रफ़ी से पूछते हैं तो आखिर तुमने सायरा को मारा क्यों है, तो यहाँ पर रफ़ी बताता है कि जब सायरा मुझसे बात नहीं कर रही थी तो यहाँ पर जो है हम दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना 31 मई को जो है मिला जाए। और यहाँ पर सायरा कहती है कि मैं जो है कल 31 मई को जो है अपने बकरियों के लिए चारा काटने के लिए घर से निकलूंगी और हम खेतों पर ही मुलाकात करेंगे। इसके चलते जो सायरा होती है वह 31 मई को अपने घर से यह बोलकर निकलती है कि वह चारा काटने के लिए जा रही है, और उधर जो रफ़ी था वह भी मिलने वाले समय पर जहां पर इन्होंने तय किया होता है वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर रफ़ी जब पहुंचता है तो सायरा वहां पर खेत पर घास काट रही थी। अब रफ़ी और सायरा की बातचीत होने लगती है, और यहाँ पर बातचीत करने के दौरान जब रफ़ी जो है उस दूसरे लड़के का जिक्र करता है तो यहाँ पर जो सायरा होती है वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है, वह तिलमिला उठती है, और तिलमिलाने के साथ साथ ही वह रफ़ी को जो है भला बुरा कहने लगती है। और रफ़ी का यहाँ पर यह भी कहना है कि सायरा ने उसे जो है काफी ज्यादा अपशब्द भी कहे थे, उसके साथ जो है गाली गलौज भी की थी। और इसी के चलते जब रफ़ी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रफ़ी था उसे जो है केवल सायरा को समझाना था, लेकिन सायरा मान नहीं रही थी, और वह जब अपशब्द कह रही थी तो रफ़ी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो उसने आओ देखा ना ताव देखा, रफ़ी ने सायरा के ही दुपट्टे से उसका गला घोटने की कोशिश की, लेकिन जब सायरा बेहोश हो जाती है तो उसके बाद रफ़ी के पास जो है पहले से ही एक स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेंचकस मौजूद होता है, और उसी पेंचकस से जो रफ़ी होता है वह सायरा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में जो है काफी ज्यादा जो है घाव भी होते हैं और वह काफी गहरे गहरे घाव भी हो जाते हैं। और इसके बाद जो रफ़ी होता है वह जब देखता है कि सायरा मर चुकी है, अब वह जो है लहूलुहान हो चुकी है, तो इसके बाद रफ़ी काफी डर जाता है और उसके बाद वह भागकर अपने घर पर आ जाता है, और इस बात की जानकारी वह किसी को नहीं देता है। लेकिन जब सायरा के घर वाले सायरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अगले दिन यानी कि 31 मई को तो रफ़ी ने उसे मौत के घाट उतारा होता है। और जब 1 जून 2025 का समय आता है और जब सायरा की माँ सफीना जो है उसे ढूंढते हुए खेत में पहुंचती है तो वहां पर जो सायरा होती है वह लहूलुहान अवस्था में जो है मृत पड़ी होती है। और इसके बाद पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को जो है इसी तरह सुलझाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों यहाँ पर जो एक लड़की होती है वह जब किसी दूसरे लड़के से किसी पहले लड़के से प्यार करती थी तो उसे दूसरे लड़के के साथ ऐसे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए था, और अगर वह आती भी तो उसे पहले जो लड़के के साथ वह बात करती थी उससे साफ साफ बता देना चाहिए था कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मैं अब तुम्हारे साथ जो है रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ, और उसे इस तरह से किसी लड़के को धोखा नहीं देना चाहिए था। और यहाँ पर जो रफ़ी था उसे भी इस बात को समझना चाहिए था कि जब वह लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वह उसका पीछा ना करे और उसके साथ जो है कोई बातचीत ना करे। और यहाँ पर जो रफ़ी था उसने इस चीज को भी नहीं सोचा कि अभी उसकी उम्र जो है ज्यादा नहीं है और उसका अगर वह इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देगा तो उसे जेल में जो है सजा बितानी पड़ेगी और उसका पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बात की फिक्र ना करते हुए रफ़ी जब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वह सायरा को जो है मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों यहाँ पर जो रफ़ी है फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उसे पुलिस वाले जल्द ही कोर्ट में पेश करेंगे, जहां से रफ़ी जो है अपने किए गुनाह की सजा जेल में भुगतेगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।